गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। कैसे हो? आई होप आप लोग अच्छे होंगे, अच्छे से अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। स्टूडेंट्स, हमारी कल की जो क्लास थी सिल्क की पार्ट 1 थी, जिसमें हम आपको बताए थे कि हमारे इंट्रो से कितने क्वेश्चन बन सकते हैं, किस टाइप के बन सकते हैं, हमारे सिल्क को कितने नामों से जाना जा सकता है, इसकी प्रोसेसिंग कैसे की जाती है। ओके, और कल हमको लगता है कि क्लियर भी हो गया होगा आपको। आज की जो क्लास है हम देखेंगे कि रेशम को कितने भागों में बांटा गया है, रेशम की फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज़ क्या है। यहाँ से भी बहुत सारे क्वेश्चन आपको गेन होंगे। आप देखते हो प्रैक्टिस सेट सॉल्व करते होगे, उसमें भी देखते होगे मूगा सिल्क कैसा होता है, टसर सिल्क क्या है, उत्पादित सिल्क क्या है, इसी के बारे में आज हमको जानना है। आइए चलते हैं, आराम से पढ़ते हैं, एक एक लाइन को क्लियर पढ़ते हैं, समझते हैं। उसके बाद जो भी आपको कुछ समझ में नहीं आएगा हमें कमेंट के थ्रू ज़रूर बताइएगा। ओके, तो देखिए पहले ही दे रहा है कि सिल्क के प्रकार। सिल्क को हम 2 भागों में बांटे हैं। कितने भागों में बांटे हैं? 2 भागों में। कौन कौन सा? एक तो होता है स्वनिर्मित रेशा, वाइल्ड सिल्क होता है, जंगली रेशा होता है, ठीक ना, इसी को क्या कहते हैं? जंगली रेशा। दूसरा जो होता है उत्पादित रेशम होता है। इसका क्या करते हैं? हम खेती करते हैं, इसको क्या बोलते हैं? कल्टीवेटेड सिल्क के नाम से जानते हैं। खेती किया जाता, कल बताए थे ना, जो सेरिकल्चर, वही एक रेशम है। और यहाँ जो रेशम है इसको हम पालन नहीं करते, इसका खुद से निर्माण हो जाता है। यह जंगल में ओक का वृक्ष होता है, उसी पर इसके कीड़े पलते हैं और ब्राउन कलर के इससे जो रेशा मिलता है उसका जो कलर होता है ब्राउन कलर का होता है, भूरा होता है। समझ रहे हो ना? यह जंगल में पलने की वजह से वहाँ का इन्वायरमेंट ऐसा होता है कि जो रेशा होता है वह निम्न कैटेगरी का होता है, निम्न कोटि का होता है। यह पाया कहाँ जाता है? चीन में पाया जाता है, भारत में एवं पूर्वी देशों में पाया जाता है। क्लियर है? यहाँ को बस यहाँ से इतने में से ही आपके 2-3 क्वेश्चन बन जाते हैं। समझ पा रहे हो? दूसरा जो रेशम है हमारा, जब सहतूत के पत्तों पर, सहतूत के पेड़ पर जो मलबरी के पत्तों को खिलाकर बाम्बेक्स मोरी होता है उसका पालन किया जाता है, उसी को हम उत्पादित सिल्क के नाम से जानते हैं। इसका जो रेशा होता है ना बहुत उच्च कैटेगरी का होता है। ये समझ लो कि 90% जो हम रेशम का आज उपयोग कर रहे हैं, उपभोग कर रहे हैं, वो इसी का करते हैं। समझ रहे हो ना? देखो ये लिखा भी है। और यही सबसे जो रेशम है फेमस रेशम है, सबसे उच्च कैटेगरी का। अगर क्वेश्चन आपसे कोई पूछे कि सबसे उच्च कैटेगरी का रेशम कहाँ से मिलता है, तो यहीं से मिलता है, कल्टीवेटेड से मिलता है। और कौन देता है हमें? बाम्बेक्स मोरी देता है। क्लियर है इतनी बात? ये 3 बातों को ध्यान में रखिएगा। यहाँ से बिल्कुल अविरल फिलामेंट आपको मिलता है, समझ रहे हो ना? बिल्कुल शाइनिंग करता हुआ। इतना क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं। एनी डाउट? कोई डाउट नहीं है ना? जो भी डाउट हो हमें कमेंट के थ्रू बता दिया करिए। अभी हम आपके कमेंट को भी लास्ट में रिप्लाई कर देंगे, जो यहाँ पे देने लायक रहेगा। आप देखो अभी पढ़े हो ना कि एक ओक के वृक्ष पे पलता है कीड़ा और दूसरा जो होता है सहतूत के पेड़ पर पलता है। यह जो पेड़ है शायद इसको आप लोग नहीं देखे होंगे क्योंकि यह जंगली पेड़ है, ठीक ना? देखो यह जंगल में पलता है। इसका प्रोसेसिंग भी दिया है कि कैसे पेड़ से बीज निकलता है, कैसे उसको रखते हैं, फिर ये धीरे धीरे अपना एक पेड़, बहुत बड़ा बड़ा पेड़ होता है, इस पर अपने आप कीड़े पलते हैं। यहाँ पे जो होता है इसको शायद आप लोग जानते होंगे, सहतूत के पेड़ को, इसको तूत के पेड़ के नाम से भी जाना जाता है। इस पर जो कीड़ा पलता है उसी को बॉम्बेक्स मोरी कहते हैं। समझ रहे हो ना? यही मलबरी की पत्तियां हैं, ये जो देख रहे हो ना यही मलबरी की पत्तियां हैं। बड़े बड़े ट्रे में रख के उसको पाला जाता है। क्लियर है? एनी डाउट? आगे बढ़े। नेक्स्ट आपका है, देखो जो स्वनिर्मित रेशम था उसको भी हम कितने भाग में बांट दिए हैं? 3 भागों में बांट दिए हैं। कौन कौन सा? कौन कौन सा है? मूंगा रेशम, टसर रेशम और एरी रेशम या अरंडी रेशम, दोनों ही इसको बोल सकते हो, ठीक ना? जो मूंगा रेशम होता है
यह सबसे बेस्ट क्वालिटी का होता है। यहाँ पे ये समझ लो, जो वाइल्ड सिल्क में अगर हम देखें तो सबसे जो हमारा रेशम है यह मूंगा रेशम बेस्ट होता है, सबसे कीमती होता है। यह येलो कलर का होता है। इसका जो रेशा होता है इससे एम्ब्रॉयडरी की जाती है, कढ़ाई की जाती है। इससे जो बने वस्त्र होते हैं थोड़े भारी एवं निम्न कैटेगरी के होते हैं। और क्यों होते हैं ये भी समझ लो कि जो ओक का वृक्ष होता है, जो उसका पत्तियां जो कीड़े खाते हैं उस पत्तियों में टैनिक अम्ल होता है, समझ रहे हो। उसी के कारण जो कपड़े बनते हैं उसके रेशे से वो भारी और निम्न कैटेगरी के बनते हैं। यहाँ तक की बात क्लियर है। ये भी ध्यान दीजिएगा कि यहाँ से क्वेश्चन बनता है कि जो कढ़ाई के लिए जो धागा होता है वह कौन सा प्रयोग किया जाता है, तो कौन सा किया जाता है, मूंगा सिल्क का प्रयोग किया जाता है। ठीक, यहाँ दूसरे पर अगर हम बात करें टसर सिल्क की बात करें तो इसके भी जो कीड़े होते हैं ओक या बबुल के पेड़ पर पलते हैं। बबुल भी क्या होता है, ये भी एक जंगली पेड़ है, ये भी अपने आप ही जंगल में उगता है, समझ रहे हो ना। तो इसके भी जो रेशे होते हैं ये भी निम्न कैटेगरी के होते हैं, इसलिए इसके जो कपड़े बनते हैं थोड़े मोटे बनते हैं, खुरदरे बनते हैं, दानेदार बनते हैं, बिल्कुल सॉफ्ट क्लीन नहीं बनते हैं। आई बात समझ में। और ये रेशा कहाँ पाया जाता है, भारत एवं चीन में। क्लियर है। यहाँ से भी क्वेश्चन बनता है कि ये रेशा कहाँ पाया जाता है, ये रेशम कहाँ पाया जाता है। जो अरंडी रेशम है इसके जो कीड़े होते हैं रेड़ के पेड़ पर या अरंडी के पेड़ पर पाए जाते हैं, पलते हैं। और वहाँ से जो आपका रेशा निकलता है वह किस कलर का निकलता है, सफ़ेद और पीले रंग का निकलता है, समझ रहे हो ना। इसके जो कोकून से जो आपका जो रेशा देता है उसमें इसकी अपेक्षा बहुत सॉफ्टनेस रहती है, समझ रहे हो ना, वो बहुत सॉफ्ट होता है। आई बात समझ में। इसीलिए इससे जो कपड़े बनते हैं बिल्कुल बारीक बनते हैं और कोमल कपड़े बनते हैं, क्योंकि जो यहाँ का जो स्राव होता है यह इसकी पत्तियों की वजह से हो रहा है, जो इसका जो भारीपन है। लेकिन यहाँ पे जो है इसके पत्तियों में ऐसी कोई बात नहीं होती है, इसलिए यहाँ से जो रेशा वो निकाल रहा है कीड़ा, वो सॉफ्ट रेशा निकाल रहा है। आई बात समझ में। तो जब रेशा ही सॉफ्ट होगा तो कपड़े ऑटोमेटिक आपके बहुत बारीक और कोमल बनते हैं। आई बात समझ में। क्लियर है। यह कहाँ पाया जाता है, बंगाल एवं असम में पाया जाता है। क्लियर है, यहाँ तक की बात क्लियर है। एनी डाउट, नो कंफ्यूजन। फिर चलते हैं, देखते हैं आगे की बातों को। नेक्स्ट आपका है जो उत्पादित रेशा था, आपका रेशम जो था, जो कल्टीवेटेड था, उसको भी हमने क्या किया, दो भागों में बांट दिया। कि कौन कौन सा, एक तो रील्ड सिल्क है और दूसरा क्या है, स्पन सिल्क है। एक लपेटा हुआ रेशम होता है और एक काता हुआ रेशम होता है। लपेटा हुआ रेशम की जहां भी बात आए तो ये समझ लो कि वह फिलामेंट है, वह एक अविरल फिलामेंट है जिसे रोल पर रील्ड कर दिया जाता है। कल प्रोसेसिंग में आपको सब क्लियर किए थे, इसीलिए उसके बाद हम टाइप ऑफ सिल्क को पढ़ा रहे हैं, समझ रहे हो ना। अब यहाँ से जब हम रील्ड कर लिया गया है, बिल्कुल अविरल शाइनिंग धागा आपको मिल गया है, तो कैसा उससे वस्त्र बनेगा, बिल्कुल उच्च श्रेणी का बनेगा, बहुत सुंदर बनेगा, वैभवशाली वस्त्र बनेगा। आई बात समझ में। बिल्कुल अच्छा कपड़ा तैयार होगा। रेशा इसका कैसा होता है, धागा इसका कैसा होता है, बिल्कुल समानांतर होता है, एक समान होता है। जैसे क्या होगा, एक कोकून से जितना धागा निकालोगे तो एक ही समान होगा ना, अगर वो टूटेगा नहीं। और समान तो यहाँ होगा क्योंकि वह टूटा हुआ है। तो ये और लंबे फिलामेंट प्राप्त होते हैं। और धागे कैसे मिलते हैं, बिल्कुल शाइनिंग करता हुआ। क्लियर है, यहाँ की बातें क्लियर है। तो यहाँ की बातों को भी थोड़ा समझ लीजिए। जब हम टूटे हुए जो रेशे होते हैं उसकी कताई करते हैं तो उससे जो हमारा वस्त्र बनता है निम्न कोटि का बनता है। क्यों निम्न कोटि का बनता है, क्योंकि कातने में रेशे जो होते हैं वो कहीं मोटा कहीं पतला होता है, समझ, क्योंकि जोड़ जोड़ के उसको धागा तैयार किया जाता है। इसीलिए इसके जो धागे होते हैं असमान होते हैं और छोटे होते हैं। तो इसका कपड़ा कैसा बनेगा, निम्न कोटि का बनेगा। यहाँ तक की बात क्लियर है। यहाँ से बस यही क्वेश्चन बनता है
कि किससे निम्न कोटि का कपड़ा प्राप्त होता है और किससे उच्च कोटि का कपड़ा प्राप्त होता है। आई बात समझ में? यहाँ तक की बात क्लियर है? आगे बढ़ें। क्लियर है? ओके। नेक्स्ट है आपका, देखिए रेशम की विशेषताएं, उसके जब हम फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज को देखेंगे तो पता चलता है कि उसके अंदर की क्या क्या बातें हैं और कहाँ कहाँ से कैसे कैसे क्वेश्चन बन सकता है। ठीक ना? पहला ही हमारा क्या है, इसके भी जो विशेषता है दो भागों में हम बांटते हैं। कौन कौन सा? भौतिक विशेषता और रासायनिक विशेषता। रासायनिक विशेषता, रासायनिक विशेषता यानी हमारा रसायनों का उस पर क्या प्रभाव पड़ रहा है और उसका यहाँ पे फिजिकल स्वरूप क्या है, इसी को देखना रहता है। जो ये आप इससे अनभिज्ञ नहीं हो, पहले भी सब पढ़ चुके हो। हम जूट में भी पढ़ाए हैं, लिनन में भी पढ़ाए हैं, कपास में भी पढ़ाए हैं ना। बस क्या है, पॉइंट वही है, अंदर की कुछ बातों को चेंज किया गया है, क्योंकि कपड़ा क्या है, वह सेल्यूलोजिक रेशा था और यह प्रोटीन फाइबर है। क्लियर है ना? अब देखो, पहले ही हम देखते हैं कंपोजिशन। पहले ही कंपोजिशन में ये समझ लो कि यह प्रोटीन रेशा है। कौन सा रेशा है? प्रोटीन। तो प्रोटीन की प्रधानता इसमें है। इसके अलावा इसमें क्या है? कार्बन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन और ऑक्सीजन, ये चार चीज़ों से मिलकर यह बना है। क्लियर है ना? इतना तो सफिशिएंट है, क्योंकि कंपोजिशन में ही पूछता है कि किस से मिलकर यह बना है। क्लियर है? अगर दूसरी बात हम करें माइक्रोस्कोप की, अगर हम माइक्रोस्कोप से इसको देखें तो वह दिखता कैसा है, समझ रहे हो ना? तो ऐसे तो देखेंगे तो एक धागा हमको दिखाई देगा, लेकिन अगर माइक्रोस्कोप से इसको देखा जाए तो दो धागे एक में चिपके हुए दिखाई देते हैं। कैसे? छड़ के समान। और छड़ कैसा है? बिल्कुल टेढ़ा मेढ़ा असमान है। यही इसका माइक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर है। क्लियर है? देखो यही सब लिखा हुआ है कि थोड़ा जगह जगह से टेढ़ा मेढ़ा दिखेगा और यह क्या है, दोनों एक दूसरे से चिपका हुआ दिखाई देता है। नेक्स्ट अगर देखा जाए इसका डायमीटर की बात हम करें तो इसका डायमीटर क्या होता है, देखो इसका जो व्यास है 0.0059 से, ये ध्यान रखिएगा, याद कर लीजिएगा, 0.0018 इंच होता है। ठीक ना? यही इसका व्यास है, क्योंकि यह बहुत सूक्ष्म बारीक रेशा है। आई बात समझ में? बहुत ही सूक्ष्म और बारीक रेशा है। नेक्स्ट आपका है लंबाई। इसकी लंबाई की अगर हम बात करें, यहाँ से बार बार क्वेश्चन आपको दिखता है कि सिल्क की लंबाई कितनी होती है। ठीक, तो सिल्क की लंबाई कितनी होती है? 1200 से 4000 फीट तक की होती है। इससे भी लंबा कोकून पे डिपेंड कर रहा है, लेकिन अगर एवरेज लिया जाए तो इस एक कोकून से इतना लंबा रेशा निकल लेता है। ठीक ना? या इसकी लंबाई जो होती है 4000 फीट तक की होती है। अगर कलर की बात हम करें तो कलर इसका जो होता है सफ़ेद रंग का क्रीमी लिए हुए होता है, क्योंकि उसमें गोंद रहता है। ठीक ना? तो नेचुरल कलर को अगर हम देखें तो क्रीमी होगा, उसमें सेरिसिन जो है। और बाद में क्या होता है, जो उत्पादित जो कल्टीवेशन हम करते हैं उसका जो रेशा होता है कैसा होता है, पीला से भूरा सफ़ेद कलर का हो जाता है जब उसको हम बनाते हैं। आई बात समझ में? नेक्स्ट क्या है, चमक, इसका लस्टर कैसा है? तो आपको पता ही है कि सिल्क जो होता है इसकी अपनी खुद की बहुत अच्छी शाइनिंग होती है। ठीक ना? ये नेचुरल रेशा ऐसा रेशा है जो बहुत शाइन करता है, अत्यंत चमकदार होता है। देखो, और गोंद हटा दें तो और भी शाइनिंग करने लगता है। थोड़ा सा तो गोंद से ये कम शाइनिंग करेगा, लेकिन गोंद को अगर उसका हटा दिया जाए तो और चमकदार हो जाता है। ये ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट आपका अगर स्ट्रेंथ की बात करें, मजबूती की, तो यह प्राकृतिक रेशा में सबसे मजबूत तंतु होता है, सबसे मजबूत तंतु होता है। अगर वानस्पतिक तंतु की बात करें तो सबसे मजबूत कौन होता? लिनन था। आई बात समझ में? लेकिन वह वानस्पतिक था, ये कौन सा है? प्राकृतिक है, यह एनिमल फाइबर है। तो एनिमल फाइबर में भी सबसे अगर पूछा जाए
कि सबसे मजबूत रेशा कौन है, तो हमारा कौन सा है, हमारा सिल्क है। लेकिन अगर वो भीग जाए, अगर हम उसको गीला कर देंगे तो उसकी जो मजबूती है 20% कम हो जाती है। ये समझ लो, 20% कम हो जाती है। और किसकी मजबूती बढ़ जाती है, कपास की। अगर उसको गीला कर दें तो उसकी मजबूती 30% बढ़ जाती है। आप पिछले क्लास में पढ़ चुके हो। अगर हम बात करें इलास्टिसिटी और रेजिलेंसी की, तो दोनों का ही गुण इसमें बहुत अच्छा पाया जाता है। समझ रहे हो ना। ऊन के बाद अगर ऊन की बात करें तो ऊन के बाद सबसे ज़्यादा इलास्टिसिटी इसी में पाई जाती है, और रेजिलेंसी भी। ये क्या है, अगर हम खींचें तो अपनी अवस्था में वो फिर आ जाता है, अगर हम दबाएं रेजिलेंसी में तो वह उठ जाता है। तो अगर ऊन को देखेंगे ना तो इससे भी ज़्यादा उसमें इलास्टिसिटी और रेजिलेंसी मिलेगी। लेकिन ऊन के बाद की अगर बात करें तो हमारे सिल्क में ये दोनों गुण बहुत अच्छे कंडीशन में पाया जाता है। आई बात समझ में, क्लियर है, किसी को कोई दिक्कत? बहुत ही आसान है, लेकिन एक एक लाइन आपका इम्पॉर्टेंट है, कहीं से कोई क्वेश्चन बन सकता है, इसलिए इसको आराम से समझिए और चीज़ों को क्लियर करते रहिए। सिकन प्रतिरोधकता की अगर हम बात करें, समझ रहे हो ना, तो सिकन उसी पर पड़ती है। जो क्रीज की अगर हम बात करें तो इसमें क्या है, दोनों ही गुण पाया जाता है। कौन कौन सा अभी बताए ना कि इसमें क्या पाया जाता है, रेजिलेंसी भी पाई जा रही है और प्रत्यास्थता भी पाई जा रही है। तो क्या पड़ेगा, क्रीज जल्दी शीघ्रता से नहीं पड़ेगा, जिसमें अभाव रहता है उसी में पड़ता है। आई बात समझ में ना। नेक्स्ट आपका है श्रिंकेज। इसका जो रेशा होता है एकदम स्ट्रेट होता है, तो इसमें श्रिंकेज भी बहुत कम पड़ती है। आई बात समझ में। नेक्स्ट अगर हम बात करें, नमी को अवधारण करने की क्षमता इसमें कितनी होती है, कितना ये मॉइस्चर को एब्जॉर्ब करता है। समझ रहे हो, यहाँ से क्वेश्चन बार बार पूछता है आपका, ये समझ लो। तो ये समझ लीजिए कि नमी को तो ये 10% सोख लेता है, लेकिन बहुत जल्दी विमुक्त भी नहीं करता, उसमें मॉइस्चर बना रहता है। आई बात समझ में, इस चीज़ को ध्यान रखिएगा, यहाँ से क्वेश्चन आपका बनता है। क्लियर है, यहाँ तक की सारी बातें क्लियर है, एनी डाउट? चलिए आगे चलते हैं, हम देखते हैं घर्षण एवं रगड़ का प्रभाव। अगर हम बात करें सिल्क के रेशे को घर्षण देने की, तो कैसा प्रभाव पड़ता है इस पर? बहुत हानिकारक प्रभाव तो नहीं पड़ता है थोड़ा सा रगड़ने से, लेकिन बहुत ज़्यादा अगर उसको रगड़ दोगे तो भी इसके रेशे क्या होते हैं, निर्बल पड़ने लगते हैं। आई बात समझ में। इसके अलावा एक और बात हम देखते हैं कि इसमें दाह्यता का क्या प्रभाव पड़ता है और ड्राई हीट का क्या प्रभाव पड़ता है। ड्राई हीट का मतलब ही होता है इस्त्री करना। तो अगर रेशम के कपड़े को अगर डायरेक्ट इस्त्री कर दोगे तो उसके रेशे क्या होते हैं, झुलसने लगते हैं, निर्बल पड़ने लगते हैं। इसीलिए आप देखोगे कि इसको ताप सहने की जो क्षमता, इससे ज़्यादा अगर दोगे ना तो नष्ट हो जाता है। इसीलिए जब सिल्क के कपड़े को हम आयरन करते हैं तो उस पर पेपर रख के करते हैं, या तो कॉटन का कपड़ा बिछा कर करते हैं। क्लियर है ना, इसीलिए करते हैं क्योंकि वो ताप को ज़्यादा नहीं सह सकता, उसमें इतनी नहीं कैपेसिटी है। नेक्स्ट आपका है धूप एवं प्रकाश का प्रभाव। इसका भी बहुत ही बुरा प्रभाव पड़ता है। अगर सिल्क के कपड़े को बाहर डाल दोगे तो उसके रेशे निर्बल पड़ते हैं, कलर खराब हो जाते हैं, वह बिल्कुल खराब होने लगता है, तो बहुत बुरा प्रभाव पड़ता है। यहाँ तक क्लियर है। एक एक चीज़ों को बस ध्यान देना है कि क्या प्रभाव पड़ता है क्या नहीं पड़ता है, इसमें बहुत ज़्यादा फैक्टर तोड़ने की ज़रूरत नहीं है आपको। आई बात समझ में ना। नेक्स्ट आपका है सफाई एवं धुलाई का प्रभाव। देखिए अगर हम ऐसे देखा जाए तो रेशमी वस्त्र के लिए सबसे बेहतर ड्राई वॉश होता है, शुष्क धुलाई होती है। लेकिन फिर भी अगर धोना है आपको, कपड़े थोड़े गंदे हो गए, अगर आपको साफ़ करना है तो बिल्कुल लाइट गुनगुना पानी में, समझ रहे हो ना, लाइट, ये नहीं कि यहाँ गुनगुना लिखा है तो बिल्कुल गर्म पानी में डालोगे, समझ रहे हो ना, बिल्कुल गुनगुना पानी में इसको धोते हैं और हल्के हल्के हाथ से दबा के निकालते हैं, इसको ऐसे निचोड़ते नहीं हैं।
क्योंकि आप अभी पढ़े हो कि जब इसकी अवस्था गीली होती है तो 20% अपनी मजबूती खो देता है। जब 20% मजबूती खो देगा तो रगड़ के धुलोगे तो उस पर कैसा प्रभाव पड़ेगा, खराब होगा ना उसका रेशा। नेक्स्ट आपका है फफूंद एवं कीड़े का प्रभाव। ये भी समझ लीजिए कि बहुत ही जल्दी नहीं लगता है, लेकिन जहाँ इसको मॉइस्चर मिल गया, नमी मिल गया, तो यहाँ आपका फफूंद से भी ये प्रभावित हो जाता है। जैसे कलफ लगा कर आप रख दिए, कलफ मतलब माड़ी लगा के रख दिए, स्टार्च दे दिए उस कपड़े में, समझ रहे हो ना। स्टार्च देने के बाद आप कहीं उसको रख दिए तो क्या हो जाता है, उस पर कीड़े भी लगने लगते हैं, फफूंद भी लगने लगते हैं। ऐसे आप अच्छे से संभाल के रखोगे तो कुछ भी नहीं लगेगा। नेक्स्ट आपका है ताप एवं विद्युत संवाहकता। ये समझिए कि बहुत बहुत कम इसके अंदर एक क्वालिटी रहती है। आई बात समझ में। इसका ये दोनों के जो, या ताप कहो, सॉरी, ताप और विद्युत संवाहकता का गुण न के बराबर पाया जाता है इसमें, ये ध्यान रखना। नेक्स्ट आपका है, अब हम चलते हैं केमिकल विशेषताएं पर, केमिकल प्रॉपर्टीज इसकी क्या है। तो ये ध्यान रखिएगा, चूंकि ये अम्ल है, एसिड है, तो प्रभावित तो होगा ही, समझ रहे हो ना, प्रभावित तो होगा। तो इस पर कोई भी अगर तीव्र एसिड डालते हो तो सब प्रभावित करता है, चाहे वह आपका हाइड्रोक्लोरिक अम्ल हो, चाहे वह नाइट्रिक अम्ल हो, या आपका सल्फ्यूरिक अम्ल हो, सबका इस पर बहुत बुरा प्रभाव पड़ता है। इसके रेशे क्या होते हैं, नष्ट होने लगते हैं, समझ पा रहे हो। तो इसलिए इस पर यही बस ध्यान देना कि हमारे अम्ल का बुरा प्रभाव पड़ता है। क्षार का भी अगर हम बात करें तो बहुत कास्टिक, जिसमें सांद्र मतलब क्या होता है, जिसमें पानी की मात्रा कम, बहुत इसको कास्टिक में डाल दिए, जितना सर्फ उठाए उसमें डाल दिए तो भी ये क्या हो जाता है, इस पर इसके घोल से रेशे इसके क्या हो जाते हैं, नष्ट हो जाते हैं, समझ रहे हो ना। हल्का इसीलिए मृदु घोल का इस्तेमाल किया जाता है। आई बात समझ में, यहाँ तक की बात क्लियर है। ये समझ लीजिएगा कि यहाँ से अम्ल और क्षार से तो क्वेश्चन श्योर बनता है कि किसका किस पर प्रभाव पड़ता है, किसका किस पर प्रभाव नहीं पड़ता है, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट आपका है रंगों का प्रभाव। ये आपको पता ही है कि रेशमी वस्त्रों को रंग के प्रति बहुत गहरा सादृश्य होता है, बहुत अच्छे से इस पर और उल पर बहुत अच्छे से कलर चढ़ जाता है, समझ रहे हो ना। ये कपास और लिनन की तरह नहीं है। दूसरा, अगर हम ब्लीच की बात करें, कल भी ब्लीच को बताए थे कि आपका इसके लिए बहुत मृदु ब्लीच की आवश्यकता होती है, सॉफ्ट और मृदु ब्लीच की आवश्यकता होती है। बहुत ज़्यादा अगर इसका तीव्र ब्लीच का प्रयोग करेंगे तो इसके कपड़े क्या हो जाते हैं, खराब हो जाते हैं, ठीक ना। नेक्स्ट आपका एंड लास्ट है पसीने का प्रभाव। आप जानते हो कि पसीना भी दो तरह का होता है, अम्लीय होता है, क्षारीय होता है। तो जिसके पसीने अम्लीय होते हैं वहाँ से इसके जो कपड़े होते हैं वो फटने लगते हैं, रेशे पीले पड़ जाते हैं, निर्बल पड़ के वहाँ से फटना शुरू हो जाते हैं। तो पसीने का हम क्या कहेंगे कि बहुत बुरा प्रभाव पड़ता है। क्लियर है, आई बात समझ में। आज जितना पढ़ाए हैं आपको सब क्लियर है, ठीक। तो आज के भी क्लास को अच्छे से देखिएगा, जितना भी क्वेश्चन बनेगा कल हम लेकर आते हैं, आपको एक एक क्वेश्चन को सॉल्व करके दिखाएंगे कि आपका सिल्क जो है कितना इम्पॉर्टेंट है, समझ रहे हो। एक जो आज कमेंट आप कोई किया था कि जो प्यूपा की कंडीशन में आप स्टोविंग अवस्था क्या होती है, ये समझ लो। तो आप क्यों कंफ्यूज हो रहे हो, आपको कल ही बताए थे कि क्या होता है। देखो 4 अवस्था होती है हमारा, जो अगर सेरिकल्चर की बात करें तो अंडा होता है, लार्वा होता है, ठीक ना, प्यूपा, और चौथा क्या होता है, चौथा क्या है आपका कीड़ा है। और बात वहां पे हुई है किसकी, चौथी अवस्था की, चौथी अवस्था की बात हुई है, ध्यान रखिएगा। वहां पे बात किसकी हुई है, चौथी अवस्था की। तो चौथी अवस्था की बात जब कर रहा है तो स्टोविंग अवस्था प्यूपा की कैसे हो सकती है। वहां बात ये किया गया है कि जब चौथी अवस्था आती है, कीड़े को छोड़ दे, हम जनरेशन की बात नहीं कहे हैं, ये मेरे बोलने का तरीका है ना, कि हम अगर कीड़ा को छोड़े हैं, अगला हम बनाने के लिए रेशा, तो अगला अगर हम पीढ़ी का निर्माण करेंगे तो जनरेशन हम बोल दिए हैं। आई बात समझ में।
वहाँ आपका बस कहने का सेंस यही है कि इस प्रक्रिया में जो कीड़े को छोड़ दिया जाता है आपका अंडा देने के लिए, देगा तभी ना, तभी तो आगे का सेरिकल्चर की प्रक्रिया शुरू होगी। समझ पा रहे हो ना मेरी बात? अब देखो, तो उस चीज़ को कहा है कि जब मादा जो होती है, जब वह लास्ट स्टेज उसका आता है तो उसके रेसे जो फिलामेंट होते हैं वो टूट जाते हैं, और टूटते कब है? वो मर जाती है यार, मर जाती है। आपको ये नहीं पता है, मादा जो अंडा देती है वो मर जाती है, उसकी वो बात कर रहा है। समझ पा रहे हो ना? तो ये स्टोविंग अवस्था कीड़े की अवस्था, चौथी अवस्था होती है, जब हम कीड़े को छोड़ देते हैं अंडा देने के लिए और वह मर जाता है, ठीक ना, उसके रेसे फट जाते हैं, वो अंडे को दे देता है, तब आगे की क्रिया होती है। जैसे अभी आप ही कहो कि मैम प्यूपा दिया है, कोकून कहीं नहीं दिया है, आप कह रहे हैं कि 2 स्टेज है। अगर ऑप्शन में देखो प्यूपा, अगर हम ऑप्शन में पूछ दें कि रेशा कहाँ से प्राप्त किया जाता है, आपका रेशा जो होता है, रेशम किस अवस्था में प्राप्त किया जाता है, तो अगर प्यूपा दे दिया जाए, ठीक ना, प्यूपा और दे दिया जाए, अगर बी ऑप्शन दे दिया जाए आपका कोकून, तो किस अवस्था में रेशम निकाल रहे हो अभी बताओ? समझ पा रहे हो? हम यहाँ प्यूपा नहीं मारेंगे, यहाँ हम कोकून को लगाएंगे। आई बात समझ में? अगर कोकून नहीं है तब हम प्यूपा की बात करते हैं, क्योंकि मान लिया जाता है कोकून क्या है, प्यूपा ही तो है। अब इतना जब डीप को समझोगे तब तो आप क्वेश्चन कर पाओगे। अब आप तीसरी चौथी अवस्था में ही कंफ्यूज हो। कल 10 बार बताए थे आपको कि हमारा जो तीसरी अवस्था ये है प्यूपा है, और ये कौन सी अवस्था है, चौथी अवस्था है। बात वहाँ हुई है चौथी अवस्था को, हम छोड़े हैं कीड़ा को चौथी अवस्था में, तो स्टोविंग प्रक्रिया कब हुई, चौथी अवस्था में। कहाँ से कंफ्यूजन क्रिएट हो जा रहा है आपको, ठीक ना? तो इतना डीप पढ़ने का प्रयास करिए आप लोग, ठीक ना। मिलते हैं, जितने भी क्वेश्चन बनेंगे कल हम लेकर आते हैं, आपको एक एक क्वेश्चन को सॉल्व कराते हैं, उसमें कुछ PYQ रहेगा, कुछ सेल्फ मेड क्वेश्चन रहेगा, ठीक ना। आज के लेक्चर को आराम से पढ़िएगा, कल के लेक्चर को पढ़िएगा, तभी आप क्वेश्चन सॉल्व कर पाएंगे। मिलते हैं कल अगली क्लास में। थैंक यू।